देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और आज आपके सामने चीन और पाकिस्तान की हर साजिश का TV9 भारतवर्ष खुलासा करेगा। कैसे दुश्मनों ने भारत के खिलाफ साजिश रची है, चीन और कितना गिर गया है। भारत के खिलाफ चीन कैसे आतंकियों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हर खबर, साथ ही ट्रंप का चीन पर गुस्सा आपको दिखाएंगे। भारत के जंगी बेड़े में कौन कौन से नए योद्धा शामिल होने वाले हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए LOC पर POK में 20,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लद्दाख में चीन की मदद के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना की तादाद बढ़ा दी है। यह तादाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त से भी ज्यादा है। पाकिस्तान ने इतने जवान तो भारत से तनातनी के बीच भी POK में नहीं उतारे थे। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में अपने राडार भी एक्टिव कर दिए। तो पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए सेना बढ़ाई है, यह बात बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में 20,000 जवान तैनात करने का आखिर मतलब क्या है। इतने जवान बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं तैनात किए गए थे, लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान में POK में 20,000 जवानों की तैनाती कर दी है पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर, उनसे भी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका सबका तारुफ करा दें। आंचल मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या बातचीत चल रही है वो हम उनसे जानकारी लेंगे। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त LAC से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लद्दाख से। इरफान कुरैशी LOC से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, यानी LAC और LOC दोनों जगहों पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स मौजूद हैं ताजा अपडेट से आपको वाकिफ कराने के लिए। और वहीं इस्लामाबाद से सीधे हमारे संवाददाता कसवर अब्बास हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। लेकिन सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद कसवर अब्बास के पास इस्लामाबाद जाऊंगा, क्योंकि अपने आप में ये जो खबर आई है, एक तरफ चीन से तनातनी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ चीन की शय पर पाकिस्तान POK में फोर्स की तैनाती कर रहा है, 20,000 जवानों की तैनाती कर रहा है। क्या मतलब है इसका? ये मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस पूरे मौके का खासतौर पे फायदा उठाना चाहता है समीर, और यही वजह है कि ना सिर्फ अपने LOC के ऊपर उसने लगातार अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया है, बल्कि इसके अलावा स्कार्डू एयरबेस, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे एयरबेस को खासतौर पे चीन के हवाले कर दिया गया। जून के महीने में ही 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट देखे गए, खासतौर पे चीनी एयरक्राफ्ट, और ये अलावा कई ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी देखा गया। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान इसका मौके का फायदा उठाएगा और एक प्रॉक्सी स्टेट बनकर ना सिर्फ LOC के ऊपर टेंशन क्रिएट करेगा, बल्कि चीन को भी पूरी तरीके से कह सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सुमित। निश्चित तौर पर अपने आप में ये बड़ी खबर इस वक्त जो पाकिस्तान से आ रही है, LOC पर पाकिस्तान ने राडार भी एक्टिव कर दिया है। और बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि POK में गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से 20,000 सैनिकों की फौज उतारी गई है। और आपको बता दें कि जब हिंदुस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उस वक्त भी इतने जवान POK में नहीं मौजूद थे। इतने जवान गिलगिट बाल्टिस्तान में उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जितने इस वक्त मौजूद हैं। कसवर अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, इस बारे में और क्या जानकारी, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? 20,000 जवानों की तैनाती का POK में आखिर मतलब क्या है? सुमीर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि कितनी डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं
कि वहां पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने की है। कितनी की है इसका आई एम सॉरी, मैं कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता और उसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ये दोनों बड़ा रेयर ओकेजन होता है कि दोनों एक इसके ऊपर होते हैं, एक पेज के ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने 2 दफा तकरीर की है नेशनल असेंबली में पिछले हफ्ते कि जो आर्टिकल 370 है उसको इंडिया को हटाना होगा। अगर आप ये इसकी सेंस समझने की कोशिश करें तो इससे पहले चाइना ये कह चुका कि आपको 370 हटाना पड़ेगा। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान अब चाइना की जबान ही बोल रहा है। और जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर तो सारी चीजें आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि जाहिर है जो चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ है उसमें पाकिस्तान कितना फायदा तो उसने उठाना ही है, लेकिन कितना उठाएगा आप इसी चीज से अंदाजा करें। जो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं इस खबर को, क्योंकि पीओके में 20,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है और इतने जवान तो उस वक्त भी तैनात नहीं किए गए जब भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टेंशन चल रहा था और हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि वो करेक्ट नंबर नहीं बता सकते, 20,000 या 10,000 की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लियरली है कि पाकिस्तान ने अपनी संख्या अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल अवश्य बढ़ाई है। मैं समझता हूँ इसका क्लियर मीनिंग हमें दिख रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से कोई इंडियन आर्मी अपनी जो नफरी है, अपनी जो फॉर्मेशन है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं कश्मीर घाटी से निकाल के लद्दाख में ना भेज दे चाइना के बरखिलाफ। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत में जो आज हमारे कमांडर्स हैं वो इतने अनपढ़ नहीं हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं, उनकी दूरदृष्टि इतनी कम नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। भारत को हमेशा पता रहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उसके संग हमें लगातार चौकन्ना रहना है, वहाँ से टेररिज्म चलता रहेगा। शायद इन दिनों में और ज़्यादा कोशिश बढ़ेगी, तो हमें पाकिस्तान के बरखिलाफ जो एलसी है, एलओसी है, उस पर उतना ही चौकन्ना रहना जितना हम कल थे और पहले थे, बल्कि उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। चौकन्ना और ज़्यादा रहने की जरूरत है। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय स्वाय साहब, आपका एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अगली जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है मैं उसकी तरफ रुख करूंगा। स्वाय साहब। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जनरल शंकर प्रसाद से सहमत हूं कि इस समय एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं। हो सकता है पाकिस्तान सोच रहा है कि जब हम चाइना के सामने इतनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो शायद वो कुछ फायदा उठाने की कोशिश करें। ये इस गलतफहमी में पाकिस्तान आ रहा है। क्यों? और मैं जनरल शंकर प्रसाद से सहमत हूं कि हमें वहां पर भी चौकस रहने की जरूरत है। चौकस है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हमारी फौज बिल्कुल चौकस है, मुस्तैद है, और चाहे एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, हर तरह से पूरी तैयारी की हुई है हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही स्वाय साहब ने और शंकर प्रसाद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया। और अगली जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ अब चीन ने आतंकियों के सामने भी सरेंडर कर दिया है। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों से मदद मांग रहा है। चीन के बड़े सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के साथ बैठक की है और भारत के खिलाफ मदद मांगी है। आतंकी संगठन अल बदर से चीन ने हाथ मिला लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। लेकिन अपने आप में आप देखिए कि चीन किस हद तक गिर सकता है, ये इस खबर से अंदाजा होता है कि आतंकी संगठन अल बदर से चीन ने हाथ मिला लिया है। दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाता हुआ चीन नजर आ रहा है और ये वो संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है, दहशतगर्दी करता है। और उस संगठन से, उस आतंकी संगठन से चीन ने हाथ मिला लिया है। चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है और अपनी फितरत को बेपर्दा करता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस बारे में और क्या जानकारी और क्या अपडेट? और निश्चित तौर पर चीन का और आतंकी संगठनों का ये गठजोड़ जो है, जो नया नया बना है, इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए समीर, वो कहते हैं कि संगत और आबो हवा का असर होता है। जब से चीन के सैनिक लगातार पाक अधिकृत कश्मीर में या पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में रह रहे हैं, तमाम आतंकी संगठनों के साथ उनका उठना बैठना है
अब ऐसी स्थिति में जब चीन और भारत के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं, चीन उन आतंकी संगठनों की मदद लेकर भारत को अलग तरह से इंगेज करने की कोशिश में लगा है। और ये जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से दी गई है कि खास करके पाक अधिकृत कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान में काम करने वाले वो आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनकी मदद लेना चाहता है चीन। हालांकि चीन को ये बात शायद समझ में आ रही होगी कि भारत का इन आतंकी संगठनों के खिलाफ और इन्हें नेस्तनाबूद करने का कई दशकों का एक्सपीरियंस है, और ऐसी स्थिति में उसका भी वही असर होगा उन तमाम आतंकी संगठनों का जो कश्मीर में सक्रिय तौर पर काम कर रहे उन आतंकी संगठनों का हुआ है, जहां पर आज की तारीख में कोई बड़ा कमांडर या कोई मिलिट्री ऑफिसर, कोई मिलिटेंट जो हाई लेवल का हो, वो आज जिंदा भी नहीं है। तो जाहिर है कि आप अगर देखें तो चीन और पाकिस्तान का जो एक नापाक गठजोड़ है, उसका ये एक अंग है और सिक्योरिटी एजेंसी इसको लेकर काफी अलर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आंचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मल्होत्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस नापाक गठजोड़ को? चीन जिस तरह से अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर के साथ हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना बड़ा खतरा? देखिए अब्बास जी, जो चाइना और पाकिस्तान का एक्सिस है वो आज या कल में पैदा नहीं हुआ, ये सालों साल से चला आ रहा है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम मान के चलते हैं कि जो पाकिस्तान है वो चाइना की कॉलोनी है। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब चाइना के ऊपर सब तरफ से एक प्रेशर पड़ रहा है, भारत की तरफ से एक बहुत ही संयम और एक दृढ़ता के साथ हम उसको फेस ऑफ कर रहे हैं, तो चाइना की हर मुमकिन कोशिश ये रहेगी कि किस तरह से अपने अलाइज का इस्तेमाल करे। तो इस रीजन में पाकिस्तान को छोड़ के उसके पास और कोई ऐसा है नहीं जो उसकी मदद कर सके। तो भारत पे ये प्रेशर बनाना, फौजों को गिलगिट बाल्टिस्तान में जो आपने जिक्र किया उसको मोबिलाइज करना, उसके मुझे दो मकसद नजर आते हैं। एक तो भारत को ये मैसेजिंग करना कि देखिए आने वाले समय में अगर आपने विवाद बढ़ा तो आपको शायद दो फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, तो नॉर्दर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, चाइना के करोड़ों रुपए जो हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगे हुए हैं। तो ये इन एंटिसिपेशन कि कल को सिनेरियो अगर खराब होता है तो उनकी एसेट्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचे, तो उन्होंने हो सकता है वहां फौजों का जमावड़ा किया हो। ये एक बात बिल्कुल बिल्कुल। आंचल मल्होत्रा साहब बने रहे आप हमारे साथ। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे पास आ रही है वो यही है कि आतंकी संगठन अल बदर से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है चीन। बाकायदा चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मीटिंग की है। चीन के अधिकारियों के साथ आतंकियों की ये मीटिंग हुई है, इस बात की पुख्ता जानकारी जो है वो मिल रही है। आतंकी संगठन अल बदर जो कि जम्मू कश्मीर में लगातार हालात को खराब करने की कोशिश करने के मकसद से आतंकी वारदातों को अंजाम देता है, उसके साथ चीनी अधिकारियों की ये मीटिंग क्या संकेत दे रही है? कसवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। कसवर, क्या कहेंगे, मकसद क्या हो सकता है आपके हिसाब से? समीर, मेरे पास इस किस्म की जानकारी तो नहीं है जो मैं कंफर्म कर सकूं कि उनकी कोई बैठक हुई है अल बदर के साथ। लेकिन एक चीज है, अल बदर तो पाकिस्तान में खुद टेररिस्ट अटैक करती रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, और उसका जो सारे का सारा अब दारोमदार है चाइना की फंडिंग और चाइना की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में बड़े जो ग्रुप्स हैं वो उनमें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंक कर रही है। लिहाजा इस कॉरिडोर की जो इब्तिदा पाकिस्तान में होती है वो वहां से होती है गिलगित बल्तिस्तान से। तो अगर आप इस सिनारियो को आप देखा जाए तो एक जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, तो इनकी कोशिश होगी कि एक प्रेशर पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां से होनी चाहिए। अगर आप सारी ब्रॉडर पिक्चर को अगर एक नजर से आप देखें 360 के एंगल पे, तो एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि यहां से प्रेशर बिल्डअप करने के लिए आप किसी भी हद तक चाइना और पाकिस्तान जा सकते हैं। तो अगर आप इस चीज की ठीक है कसवर, और मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है। चीन की शय पर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की हरकतें लगातार एलओसी पर की जा रही हैं, और दूसरी तरफ चीनी के अधिकारी जो हैं वो आतंकी संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, और चीन ने आतंकियों से हाथ मिला लिया है, जिसका असर कश्मीर में दिखा है। कश्मीर से दो बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। पहली ये कि सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। अंधाधुंध फायरिंग में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। इसके अलावा आतंकियों ने एक आम कश्मीरी को भी गोली मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरी बड़ी खबर ये
कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 मीटर अंदर तक घुस आया था, जहां उसे ढेर किया गया। तो ये एक बड़ी साजिश घुसपैठ की और नाकाम की गई है। आतंकी की AK-47 और 2 मैगजीन जब्त कर ली गई है। तो कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद से जुड़ी इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हमारे सामने हैं और जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस के एक जवान ने 3 साल की मासूम बच्ची को बचा लिया है इस गोलीबारी में। हमारे साथ इरफान कुरैशी मौजूद हैं। इरफान, 2 बड़ी खबरें और उनके बारे में जल्दी से आप अपडेट दे दीजिए हमारे दर्शकों को। एक तरफ तो घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, दूसरी तरफ आतंकी हमला करने में कामयाब हुए। बिल्कुल समीर, सबसे पहले सोपोर की बात करते हैं, जहां 7:30 से 8 बजे के बीच मिलिटेंट ने CRPF नाके पे हमला किया और उसमें अभी तक एक CRPF जवान की हलाकत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हुई, और एक सिविलियन की भी मौत हो चुकी है। और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने उसके बाद तुरंत कॉर्डन में लिया। सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि हमलावरों को पकड़ा जाए और बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लगातार जारी है। और लगातार जिस तरह मिलिटेंट गतिविधियां कश्मीर घाटी में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एक तरफ लगातार ऑपरेशन ऑल आउट एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते हुए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा 118 से ज्यादा मिलिटेंट्स को साउथ कश्मीर और कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में अभी तक मारा गया, जिसमें 6 टॉप ऑपरेशनल कमांडर्स को भी मारा गया। तो कहीं ना कहीं फिलहाल इस तरह के हमले जो है, हालांकि सुरक्षा बलों को पहले इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर आने वाले कुछ दिनों में एक हमला हो सकता है। TV9 भारतवर्ष ने भी कल खबर चलाया था कि इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है और इस तरह का हमला हो सकता है। फिलहाल यह हमला सोपोर में हुआ है। 3 और CRPF के जवान इस हमले में शदीद रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की, वहां पर भी फिलहाल लगातार इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल सतर्क है, लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल इरफान बने रहे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी, क्या ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है कि चीन की शय पर पाकिस्तान LOC पर हालात और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जिनके आका कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं? समीर भाई, पहले तो मेरे आपसे एक पर्सनल गुजारिश है कि जब सीनियर प्रोफेशनल्स को आप सवाल पूछें तो उन्हें सवाल देने का पूरा मौका दे दीजिए, सवाल का जवाब देने का। जरूर सर, सेंटेंस में बीच में मत काटिए। अगर आपको उनको काटना है तो हम लोग को मत बुलाइए, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। अगर आपने हमसे सवाल पूछा है तो उसका पूरा जवाब सुनने की जरूर शंकर जी, आप तफसील से अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर आप काट देते हैं तो ना। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल पैदा हो रहा है, देखिए बड़ी चीज़ को देखिए, पाकिस्तान और चाइना की किस प्रकार की दोस्ती है। चाइना की तरफ से एक मिनट के लिए देखिए, चाइना इस समय परेशान है कि भारत अपनी ताकत लद्दाख में बढ़ा रहा है हर तरफ से, चाहे इकोनॉमी की तरफ से हो, चाहे मिलिट्री की तरफ से हो, और हो सकता है कि अगर कुछ मुठभेड़ हो गई तो उनको कुछ खानी पड़े। तो इसलिए वो पाकिस्तान को इसमें बीच में ला रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से न केवल अपनी नफरी बढ़ा रहा है बल्कि टेररिज्म को बढ़ोतरी दे रहा है। अलबदार के साथ, जैसे आपने कहा, उनके साथ मिलाप करके टेररिज्म को और बढ़ाना चाहता है। तो ये एक नेक्सस हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। इससे मुझे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना इस समय कुछ हद तक डरा हुआ है कि अगर भारत ने कुछ हमारे ऊपर एग्रेसिव एक्शन ले लिया तो क्या मुझे दूसरा फ्रंट खुलवाना पड़ेगा पाकिस्तान से। लेकिन ये वो भूल रहा है कि पाकिस्तान अगर ये गलती करेगा दूसरा फ्रंट खोल के, तो पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान होगा, चाइना को तो नुकसान होगा ही। भारत के अंदर एडिक्वेट फोर्स कैपेबिलिटी है जो दोनों को एक साथ डील कर सके। ये मत सोचिए कि 2 फ्रंट वॉर हो गई तो भारत उसमें नहीं कर पाएगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल शंकर जी, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त सोपोर में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसकी खबर हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दी, उसी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जहां CRPF के जवानों ने आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग के बीच एक मासूम की जान बचाई। 3 साल का मासूम बच्चा आतंकियों की गोलियों के बीच घिर गया था और जवानों ने जान की परवाह ना करते हुए 3 साल के इस मासूम को बचाया। ये देखिए तस्वीर हमारे सामने है इस वक्त, किस तरह से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन्होंने जान पर खेलकर इस मासूम की जान बचाई है। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर की आम आवाम की
आम नागरिकों की हिफाजत करती हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए बिल्कुल काफी हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी वहां पर आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से अपनी जान पर खेलकर हमारे जवान इस बच्चे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में मिसाल हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और पिछले दिनों हमने देखा था कि एक आतंकी हमले में एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई थी, क्योंकि आतंकी जो हैं वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि कहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, कहां आम नागरिक हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही, जम्मू कश्मीर की आवाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर समीर, क्योंकि ये साफ दिखाता है, ये साबित करता है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है। लगातार ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमने कितनी बार देखा कि कश्मीर की आवाम को ही, कश्मीर की आम लोकल्स को ही इन टेररिस्टों ने अटैक किया और उनको मार गिराया। और खासतौर पर जब ये बात पूरे ऑपरेशंस की चलती है तो ये ऑपरेशन अगर आप देखें पिछले 6 महीने के अंदर समीर 110 के करीब आतंकी मारे गए हैं और लगातार सेना का ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी है। ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि सीआरपीएफ और दूसरी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस तरीके के ऑपरेशन चला रही है, जिनका मकसद साफ तौर पर इन आतंकियों का कश्मीर घाटी से सफाया करना। और अभी एक और बड़ी उपलब्धि हाल ही में मिली थी कि जब तराल के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा सफाया हो गया था समीर। ये सभी इसी एफर्ट्स का नतीजा है कि ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें बहुत मदद मिल रही है, बड़ी सफलता मिल रही है, बल्कि ये आतंकी अब इसी हड़बड़ाहट में, इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस पर एक इरफान कुरैशी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। इरफान, जल्दी से आप बताइए, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में नायाब हैं। ये तस्वीरें मिसाल हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान पर खेलकर जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। हुआ क्या था, जरा तफसील से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल समीर, साफ तौर पर एक तरफ ये तस्वीरें नायाब है क्योंकि सुरक्षा बलों ने इस शूटआउट में इस 3 साला बच्चे को रेस्क्यू किया, लेकिन साथ ही में ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली भी है क्योंकि जो इंटेल रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, एक ऑल्टो कार में ये सवार थे जब ये हमला सुरक्षा बलों पर वहां पर हुआ और उसके बाद ये बच्चा काफ़ी देर तक अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी पर रोता रहा। उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने इन्हें लोकेट किया, उसके बाद रेस्क्यू किया, इनके हाथ बिस्किट थमाए, इस बच्चे को जो है वहां पर चुप कराया, उसके बाद गाड़ी में उठाकर थाने ले गए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि साउथ कश्मीर में एक 6 साला बच्चे की भी मौत हो गई इसी तरह के मिल्टन हमले में, और आज एक बार फिर से एक सिविलियन की मौत होगी और एक बच्चा भी इस क्रॉस फायरिंग में और शूटआउट में बाल बाल बचा। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस तरह के हमले के बाद इस बच्चे के ज़हनियत पर कितना बड़ा असर हो सकता है। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत इस बच्चे को उसके बाद वहां से इवैक्यूएट करके जो है थाने ले जाया। बिल्कुल इरफान, बने रहे आप हमारे साथ और अपने आप में ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान पर खेलकर जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन नेपाल के रास्ते भारत में 2 जासूस भेजने की फिराक में है। ये दोनों जासूस नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल और सिक्किम में हिंसा फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनमें से एक जासूस तो चीन की सेना का स्पेशल एजेंट है, यह भी जानकारी मिल रही है। तो भारत में जासूस भेजने की फिराक में है चीन और 2 चीनी जासूसों को भारत भेजने की साजिश रची गई है। नेपाल सीमा के जरिए इन्हें भारत भेजने की साजिश थी। दोनों चीनी जासूस तिब्बत के नागरिक हैं, ये भी देखिए जानकारी मिल रही है। बहुत डिटेल्स जो हैं इन जासूसों के बारे में वो भी सामने आ चुकी है। एक नागरिक पीएलए का स्पेशल एजेंट है, पीएलए यानी चीन की बदनाम आर्मी का स्पेशल एजेंट है। नॉर्थ ईस्ट में चीन की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हिंसा की चीनी साजिश रची जानी थी। इन जासूसों के जरिए नेपाल सीमा पर 2 चीनी जासूस घुसपैठ के लिए तैयार हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या अपडेट मिल पाई है और क्या इनकी साजिश का भांडाफोड़ होने के बाद अब ये माना जाए कि ये खतरा टल गया है? बिल्कुल समीर, न सिर्फ इनकी बल्कि चीन की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। एक तरफ जहां चीन लगातार सीमा पर अपने टैंक बढ़ा रहा है, अपने सिपाही वहां पर तैनात कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार वो बातचीत का भी रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं पीठ पर एक बार फिर छुरा घोंपने जैसी हरकत चीन की तरफ से
सामने आई है। अपने 2 एजेंट वो भारतीय सीमा के अंदर भेजना चाहता था ताकि जो भारतीय आर्मी है, भारतीय सेना है, उसकी मूवमेंट के बारे में उसको अहम जानकारियां मिल सके। इन दोनों की पहचान ताशी और दौरजी के रूप में हुई है। ताशी तिब्बत का जो इलाका है, तख्त शहर का रहने वाला है और बताया जाता है कि लासा शहर में जाकर बच गया था और इसके अलावा पीपुल्स आर्मी पुलिस की जो 2nd रेजिमेंट है उसमें भर्ती हुआ था और साल 2017 में उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चेंगडू भेजा गया था, जहां से वो वापस आया और वहां पर अब कोशिश यही थी कि दौरजी और ताशी को किसी तरीके से भारतीय सीमा में एंटर कराया जाए और उसके बाद वो भारतीय सेना की जो इंफॉर्मेशन है, जो खुफिया इंफॉर्मेशन है, वो चीन को दे सकें। जी बिल्कुल, बने रहे आप जितेंद्र हमारे साथ। इस वक्त अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, क्या आपको नजर आता है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ चीन ने सारे फ्रंट खोल दिए हैं? एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी संगठन के लोगों से मुलाकात, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश, अपने जासूसों को भेजने की कोशिश, तीसरी तरफ LAC पर जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं ही। देखिए समीर जी, जो हालात इस समय बने हुए हैं उसके चलते हुए पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश यही रहेगी कि भारत पे किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाया जाए। तो फिलहाल उसके पास प्रेशर बनाने के लिए 2 जो साथी हैं, एक तो उनके पास पाकिस्तान है जिसका हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल काफी समय से कर रहा है। तो अब वो उसकी ये कोशिश रहेगी हर फ्रंट पे भारत को एंगेज किया जाए, जहां जहां मुमकिन है भारत के हितों को हिट करने की कोशिश करी जाए। अब उसके एक्सिस में अभी हाल ही में नेपाल और ज्वाइन किया है, जैसे कि आप जानते हैं वहां के प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और उनकी सरकार बचाने में चाइना ने बहुत बड़ा हाथ था। उनकी सरकार ऑलमोस्ट गिर चुकी थी। तो उनकी जो है गद्दी बचाने में चाइना ने बहुत बड़ा साथ दिया। उसका उन्होंने जो बदला चुकाया वो एक नक्शा, उन्होंने एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप रिलीज किया जिसमें भारत की जो टेरिटोरी है उसे नेपाल का दिखाया। तो इससे पहले भी चाइना कई साल पहले जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है वहां पे जो इंसर्जेंसीज थी, इंसर्जेंट मूवमेंट्स थी, उसको चाइना की पूरी सपोर्ट मिलती थी। अब म्यांमार से शायद इस समय इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो जो नेपाल उसका ज्यादा, जो नेपाल उसके हाथ में है इस समय, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उस तरफ से भी हमारे को परेशान करने के लिए कुछ हरकतें की जाए। कुल मिला के ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि भारत को चारों तरफ से प्रेशराइज किया जाए ऐसे समय में, जबकि खुद चाइना चारों तरफ से प्रेशर में है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे उसकी कंपनियों पे प्रेशर है, चाहे लोग वहां से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी कुछ कदम ऐसे उठाए हैं। बिल्कुल अचल जी, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि चीन का चरित्र अब धीरे धीरे बिल्कुल बेपर्दा होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, एक बार फिर बता दें इस वक्त की जो अहम खबर जिस पर अचल मल्होत्रा जी से हम अपडेट ले रहे थे और उनकी राय से वाकिफ करा रहे थे आपको। चीन नेपाल के रास्ते भारत में 2 जासूस भेजने की फिराक में है। ये दोनों जासूस नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल और सिक्किम में हिंसा फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है इनके जरिए। इनमें से एक जासूस तो चीन की सेना का स्पेशल एजेंट है, PLA का स्पेशल एजेंट है। संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय स्वाय साहब, आपका रिएक्शन इस बड़ी खबर पर जल्दी से। देखिए, इस समय जैसा हम देख रहे हैं, आपके आधे घंटे से ज्यादा डिस्कशन में जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि चाइना एक तो हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो फेल होगा बुरी तरह से, और एक गलत चीजों की तरफ भी जा रहा है। एक चाहे अल-बदर के साथ हाथ मिलाना है। इनफैक्ट चाइना नोन है, पहले भी आपको ध्यान होगा जब भी हमने हाफिज सईद और जमात उल दवा पर UN से बैन लगाने की कोशिश की, उस समय चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो ये चाइना किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन एक ये उसको मालूम नहीं कि भारत की आम जनता की ताकत क्या है। भारत की आम जनता इस समय में पूरी चाइना के खिलाफ है। कहीं भी चाहे वो जासूस भेजे, चाहे वो किसी किस्म के मिलिटेंट भेजे, उनको खत्म करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। दूसरी बात, जो आज जो नेपाल की बात हो रही है, नेपाल की आम जनता भारत के साथ है। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपनी कब्र खुद खोद रहा है जो भारत के खिलाफ जिस तरह से काम हो रहे हैं उनके नेपाल के बिल्कुल घर में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वो गिरेंगे क्योंकि वहां की जनता भारत के साथ है। हमारा तो रिश्ता है नेपाल के साथ वो बहुत अमूल्य है, बहुत 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 गहरा रिश्ता है।
बिल्कुल, तो ये आपने सही खाली बात एक कही कि बहुत गहरा रिश्ता रहा है हमेशा से नेपाल का, और इसीलिए नेपाल की सरकार की तरफ से इस वक्त जो हरकतें की जा रही हैं वो हम सबको चौंकाती हैं, और कहीं ना कहीं रोटी बेटी के रिश्ते पर नेपाल चोट करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि चीन की शय जो है वो मिली हुई है इस वक्त नेपाल को। आप सब बने रहे हमारे साथ। अब आपको बताते हैं उन फाइटर्स के बारे में जो भारत आने वाले हैं। सबसे पहला नाम जिसे पूरा भारतवर्ष जानता है, जिसने आने से पहले ही चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी थी, राफेल अब से 26 दिन बाद इसी महीने भारत में लैंड करने जा रहा है। हमने आपको कल बताया था कि राफेल के आने से पहले ही उसकी मिसाइल्स भारत आ चुकी हैं। दुनिया के 5 शक्तिशाली हथियार जल्द ही भारत आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। 26 दिन बाद राफेल भारत की धरती पर उतरेगा, अंबाला एयरबेस पर। अमेरिका के सुपर एयरक्राफ्ट F-22, F-35 भारत आ रहे हैं। इजराइल से स्पाइस बॉम्ब की अगली खेप भारत आएगी। जी हां, वही स्पाइस बॉम्ब जिसके जरिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी। रूस से एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान आएगा। तो दुनिया के 5 शक्तिशाली हथियार जल्द ही भारत आएंगे। और अब देखिए, अब जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, यही है राफेल। राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे आज से ठीक 26 दिन बाद। और ये वो राफेल विमान है जिसकी कोई काट चीन के पास मौजूद नहीं है। और राफेल के आने से पहले ही उसकी जो मिसाइल्स हैं वो भारत पहुंच चुकी हैं। उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। यानी 26 तारीख को जैसे ही राफेल विमान हिंदुस्तान की धरती पर उतरेंगे, अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे, तो इन्हें पूरे साजो सामानों से पूरी तरह से लैस किया जा सकेगा। तो जो मिसाइलें हैं वो पहले ही भारत आ चुकी हैं। राफेल विमान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राफेल विमानों को लेकर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन अब हर किसी को ये पता चल रहा है कि राफेल का हिंदुस्तान में आना कितना जरूरी था। चीन की हिमाकत के बाद ये एहसास और ज्यादा हुआ है। दूसरा बड़ा नाम अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन F-22 का है। F-22 दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर्स में से एक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं F-22 लड़ाकू विमान की, फाइटर प्लेन की, अमेरिका की के 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। ये भी जल्द ही हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान की रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। F-22 रैप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। F-22 दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर्स में से एक है। और तीसरा नाम भी उस फाइटर का है जो अमेरिका से भारत आ सकता है, F-35। ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये F-22 रैप्टर की तस्वीरें हैं, और ये F-35 की तस्वीरें अब आपके सामने। F-35 ये वो फाइटर्स हैं जो चुटकियों में चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ धूल चटा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने की कुव्वत रखते हैं ये विमान। अमेरिकी सीनेट में F-22 F-35 को भारत को देने का प्रस्ताव पेश हो चुका है, और जिस तरह अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, उससे लगता है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये योद्धा भी शामिल हो जाएंगे। और अब चौथा नाम है इजराइल के स्पाइस बॉम्ब का। ये वही बॉम्ब है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ये भी इजराइल से आने वाले हैं। तो भारत के नए योद्धाओं की हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसे देखकर दुश्मन कांप जाएगा। और पांचवा नाम है रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये स्पाइस 2000 बॉम्ब्स की है, और हम सबको यह पता है कि किस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में के वक्त स्पाइस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, और दुश्मन के जो कैंप्स थे, जो आतंकवादियों के कैंप्स थे, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया था, तबाह बर्बाद कर दिया गया था।
पांचवा नाम है रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। यह दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो पलक झपकते ही भारत में किसी हवाई हमले को न सिर्फ रोक सकता है बल्कि दुश्मन को हवा में ही खत्म कर देने का मादा रखता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं S-400 मिसाइल के करिश्मे की ये तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। भारत के उन नए योद्धाओं से हम आपको मिलवा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान में दस्तक देने वाले हैं और निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चीन को इन तस्वीरों को देखने के बाद सावधान हो जाना चाहिए और जितनी भी हिमाकतें सरहदों पर चल रही हैं उनको फौरन बंद कर देना चाहिए, वरना अंजाम क्या होगा ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और एक बार फिर हम लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के पास चलेंगे। शंकर प्रसाद जी, हमारी एयरफोर्स पहले ही वेल इक्विप्ड है और दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने की कुव्वत रखती है, धूल चटाने की कुव्वत रखती है और उसके बाद अब इन नए हथियारों के, इन नए योद्धाओं के शामिल हो जाने के बाद ताकत कितनी बढ़ जाएगी आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो आपने सही कही कि भारत की एयरफोर्स ऑलरेडी सक्षम है जी, और बिल्कुल संजय सोय साहब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग निश्चित तौर पर ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि रशिया से जो हथियारों की डील हुई थी वो भी 2018 में हुई थी, लेकिन अभी तक वो हथियार हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाए हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की भी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए और जहां से डील हो चुकी है वहां पर जो प्रोसेस है वो स्पीडी हो, इसके लिए भी कोशिशें की जाएं साइमल्टेनियसली? नहीं, ऐसा है, 2-3 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा। एक तो पहले बहुत लंबा गैप हो गया था जिसकी वजह से आर्मी में काफी डेफिशिएंसीज हो गई थी। पिछले 4-5 सालों में ही काफी डील्स फाइनलाइज हुई हैं। और 2016 में गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई जिसमें इसको काफी इजी कर दिया, ब्यूरोक्रेटिक जो हैसल्स होते थे उसको काफी आसान करने की कोशिश की। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज को भी अभी दिया गया है काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट, ताकि भारत में ही काफी चीजें बने। वो एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो आत्मनिर्भर होना एक सबसे बड़ी बात है, वो लॉन्ग टर्म है। उसके ऊपर अभी प्रधानमंत्री जी का जो विचार वो चल ही रहे हैं कि किस प्रकार हमने आत्मनिर्भर होना और प्राइवेट कंपनी भी इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया गया। ठीक है, संजय सोय साहब बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम एक बार फिर LAC का रुख करेंगे। सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित, इस वक्त आप LAC पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां से आप जरा ताजा तस्वीरें दिखाएं और ताजा हाल बयां करें कि कमांडर लेवल की 3 बातचीत हो चुकी है, बातचीत का 3 दौर जो है वो हो चुका है। अब चीन वहां पर किस तरह की हिमाकतें करता हुआ नजर आ रहा है या फिर अपने रुख से पीछे हटेगा चीन, इसके आसार आपको लग रहे हैं LAC पर?
देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि समीर ये सारी मीटिंगें इसीलिए हो रही हैं कि चीन को ये समझा दिया जाए कि आपको पीछे हटना ही होगा। हालांकि चीन लगातार जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कमांडर लेवल कॉन्फ्रेंस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पैंगोंगसो ही है, क्योंकि लगातार चीन ने अपनी फिंगर 4 के पास ना सिर्फ अपनी डिप्लॉयमेंट हैवी की है, बल्कि अपनी जो दूसरी जो चीज़ें टेंट हो या दूसरे डिप्लॉयमेंट हो उनको भी बढ़ाया। तो लगातार कल भी ये बात कही गई कि आप अपनी डिप्लॉयमेंट हटाइए, डिसएंगेजमेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, तभी आगे की और बातचीत होगी। और तीनों कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस डिसएंगेजमेंट को लेकर ही मुख्य बिंदु पर ही बातचीत हुई। और कल भी समीर करीबन 12 घंटे तक मीटिंग चली, जिस मीटिंग के अंदर दोनों तरफ के कमांडर लेवल के ऑफिसर्स ने एक दूसरे के डॉक्यूमेंट दिखाए, ये दिखाया कि आपकी डिप्लॉयमेंट अप्रैल महीने में जो थी आप उस पर जाइए, आप यथास्थिति मेंटेन करिए। लेकिन चीन लगातार उस चीज को मानने की कोशिश नहीं कर रहा है। यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि एक और मीटिंग होगी, जल्द ही एक और मीटिंग हो सकती है। और इसका अभी क्या ये माना जाए सुमित की डिप्लॉयमेंट जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही है? फिंगर 4 पर अभी भी कब्जा पूरा जमा कर बैठा हुआ है क्या चीन? देखिए फिंगर 4 पे निश्चित तौर पर चीन जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी कर बैठा हुआ है। ना सिर्फ उसमें उसके जो सोल्जर्स हैं, पीएलए के सोल्जर्स, इसके अलावा जो उसके जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं या फिर व्हीकल्स हैं वो भी उसने बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा रखे हैं। यहाँ तक कि जो पैंगोंगसो लेक के ऊपर जो बोट होती है, पेट्रोलिंग बोट, उसकी संख्या भी उसने बहुत ज़्यादा, करीबन 35 से 40 की करीब संख्या जो थी वो उसने एकदम बढ़ा दी थी। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी चीन की, और यही वजह है कि अब लगातार भारत बातचीत करने के लिए चीन से बात कर रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि चीन को साफ कर दिया गया कि अगर चीन उस चीज से पीछे नहीं हटा फिंगर 4 से, तो भारत भी अपने इलाकों के ऊपर वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। समीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता एलएसी से मौजूद थे और मनीष झा हमारे साथ मौजूद थे। मनीष, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप 20 सेकंड में सम अप कर पाएं, और क्योंकि हमने इस वक्त दिखा दिया कि सरहदों पर क्या हालात हैं, किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन हिमाकतें कर रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत चल रही है इस वक्त, उससे क्या उम्मीद की जाए? देखिए कमांडर लेवल की जो बातचीत हो रही है उसमें लगातार हम चीन से कह रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वहीं राजनयिक स्तर पर भी अगर आप देखें तो चीन के साथ जो बातचीत है वो कम से कम जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना होगा कि चीन के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ पूरी दुनिया कैसे एकजुट हो रही है। चाहे अमेरिका किस तरह से खुलकर अब चीन के खिलाफ दुनिया को लेकर मोर्चाबंदी करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा और सुमित चौधरी आपका, और साथ ही साथ एलओसी से इरफान कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अचल मल्होत्रा साहब, शंकर प्रसाद जी, संजय सॉय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अपनी राय से हमारे दर्शकों को वाकिफ कराने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।